हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में अभिप्रेरणा एवं अधिगम से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक के पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोज़ की तरह ही आपको मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपसे कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, सेकंड अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, थर्ड विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो हर एक टीचर को अपने स्टूडेंट से वास्तविक अपेक्षाएं तो रखनी ही चाहिए, इसलिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। विद्यार्थियों से बहुत उच्च स्तर की अपेक्षाएं रखना भी गलत है और किसी भी टीचर को एकदम से निम्न स्तर की भी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, इसलिए वास्तविक अपेक्षाएं रखना सीखने को संवर्धित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक, सेकंड अनुभाविक, थर्ड आंतरिक एंड फोर्थ ऑप्शन है बाह्य। तो यहाँ पे बात की गई है एक ऐसे विद्यार्थी की जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए खुद कठिन परिश्रम कर रहा है, उस पर किसी भी तरीके का बाहरी दबाव नहीं है। इसका मतलब है कि वह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे शिक्षक को आराम देते हैं, सेकंड वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, थर्ड वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। एक शिक्षिका जो अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रही है क्योंकि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 24। आंशिक पुनर्बलन फर्स्ट ऑप्शन है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सेकंड सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, थर्ड सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए कि आंशिक पुनर्बलन के बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, सेकंड स्वानुशासन और नियंत्रण, थर्ड अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अधिगमकर्ता का स्वनियमन अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता के अर्थ में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, सेकंड अनुरूपित शिक्षण, थर्ड पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। सीखने डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है का भिन्नता, सेकंड है के लिए संबंधों, थर्ड के लिए अंतर एंड फोर्थ ऑप्शन है का अंतर। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, सेकंड है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, थर्ड
के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, जो खुद किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, उनके लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा को, उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। फर्स्ट ऑप्शन है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सेकंड है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। थर्ड, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। एंड फोर्थ ऑप्शन है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है ये बताइए। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपलब्धि अभिप्रेरणा सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। सेकंड, सीखने के 7 अत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। थर्ड, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। तो सीखने की तत्परता का पर्याय क्या है, उसका अर्थ क्या है। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने की तत्परता सीखने के 7 अत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है सेरेब्रल डिसफंक्शन। सेकंड, संवेगात्मक विघ्न। थर्ड, व्यवहारगत विघ्न। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको सांस्कृतिक कारक। तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक कारक के कारण किसी भी तरीके की कोई भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बात की गई है कि किसको छोड़कर। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त ऑप्शन ए, बी एंड सी इन तीनों के ही कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण शैली। सेकंड, जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन। थर्ड, मंद बुद्धिता। एंड फोर्थ ऑप्शन है शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो इन चारों ऑप्शंस में से शिक्षक के शिक्षण शैली के अतिरिक्त ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों के ही कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन। सेकंड, पारस्परिक शिक्षण। थर्ड, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। 33 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ए है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, मूल्यांकन। सेकंड है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, सृजनशील। थर्ड है, जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, अनुप्रयोग। एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आपको कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, विश्लेषण। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 35, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। सेकंड, उपचारात्मक शिक्षण। थर्ड, विभेदित अनुदेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। फर्स्ट ऑप्शन है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है आपको कि वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं।
थर्ड है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। सेकंड है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। थर्ड, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने के प्रयास के लिए कहना। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। सेकंड है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। थर्ड, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संग्रथित अधिगम, सेकेंड है हस्तक्षेपी अधिगम, थर्ड उपचारात्मक प्रत्युत्तर, एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संग्रथित अधिगम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, अधिगम अक्षमताएं। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। सेकंड ऑप्शन है पठन अक्षमता के पर्याय है। थर्ड, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो यहाँ पे बात की गई है अधिगम अक्षमता की, जो कि सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। सेकंड है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। थर्ड, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, सेकंड पारिस्थितिक सिद्धांत, थर्ड रचनावादी सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पारिस्थितिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड मैस्लो, थर्ड गिलफोर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉफका। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मैस्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सेकंड शारीरिक दंड, थर्ड नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
फर्स्ट ऑप्शन है गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। सेकंड है विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना। थर्ड, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है उनकी आकांक्षा स्तर को घटाना। तो इन चारों ऑप्शंस में से विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए आप जो कर सकते हो वो है ऑप्शन सी, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकंड भावात्मक, थर्ड क्रियात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है आध्यात्मिक। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शंस में से जो अधिगम के क्षेत्र में नहीं आता है वो है आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया आपसे कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविक व कृत्रिम, सेकंड है कम महत्वपूर्ण व अधिक महत्वपूर्ण, थर्ड जन्मजात तथा अर्जित एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित इन दोनों के आधार पर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है हरलॉक का, सेकंड टीपी नन का, थर्ड मैकडूगल का एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉस का। 48 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 हरलॉक का। क्वेश्चन नंबर 49। अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, सेकंड कलात्मक व्यक्तित्व, थर्ड बहिर्मुखी व्यक्तित्व एंड फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक व्यक्तित्व। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, सेकंड अहंकारी प्रवृत्ति, थर्ड नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है उसको कहा जाता है ऑप्शन सी, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, सेकंड वे हमेशा सफल होते हैं, थर्ड वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, वे हमेशा सफल होते हैं। क्योंकि किसी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हर बार सफल ही होगा। कोई भी व्यक्ति असफल हो सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति कभी भी सफल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आदतों, सेकंड मूल प्रवृत्तियों, थर्ड शारीरिक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है संप्रतियों के निर्माण। तो इन चारों ऑप्शंस में से जिस चीज से संवेग की उत्पत्ति होती है वो है आपका ऑप्शन बी, मूल प्रवृत्तियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेग, सेकंड आवश्यकता, थर्ड भावना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 54। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, सेकंड निदानात्मक परीक्षण, थर्ड स्क्रीनिंग परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निदानात्मक परीक्षण के आधार पर उचित तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सेकंड सहपाठियों से प्रतियोगिता, थर्ड अर्थपूर्ण संबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव। 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति, सेकंड पोषण, थर्ड अनुकूलन एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ संशोधन। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पोषण। क्वेश्चन नंबर 57। आप एक शिक्षक या फिर शिक्षिका के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं।
आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, सेकंड पूर्व पारंपरिक स्तर, थर्ड उत्तर पारंपरिक स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझाने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। सेकंड है व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। थर्ड, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतिकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोगत्यात्मक, सेकंड पर्यावरणीय, थर्ड जीव वैज्ञानिक एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारवादी। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी, सेकंड है घटनावृत्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड, थर्ड व्यवहार रेटिंग स्केल एंड फोर्थ ऑप्शन है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। अधिगम निरयोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है? फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, सेकंड है इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, थर्ड विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, सेकंड है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, थर्ड शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि शिक्षार्थी को दिखाए कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा से करे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। थर्ड है आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, एंड फोर्थ ऑप्शन है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और फिर उत्तेजना में कमी। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। बैंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वचिंतन, सेकंड प्रतिधारण, थर्ड पुनरावृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है सार को दोहराना। यह क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रतिधारण। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। सेकंड है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। थर्ड, बच्चे को स्वीकार करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक का सकारात्मक रुख। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन है आपका कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। सेकंड है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। थर्ड, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो अधिगम अनुभवों को बच्चों के लिए सार्थक और सुगम नहीं बनाता है वो है आपका ऑप्शन 1, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। सेकंड है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। थर्ड, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 68। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। सेकंड है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। थर्ड, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आपको कि प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो कोई स्टूडेंट्स जो है वो प्रकरण की मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसे अंडरलाइन करती है, फिर उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए कि वो क्या कर रही है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिए। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सेकंड है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। थर्ड, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से जिसके साथ आप अग्री करते हो, जो आपके अकॉर्डिंग सही है, उसे चूज करिए। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। सेकंड है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। थर्ड, अन्य बच्चे को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया का बार बार दोहराना। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, अधिगम अशक्तता जो होती है, उन बच्चों की विशेषता बतानी है आपको इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिन्ह को प्रोत्साहन देती है। सेकंड है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। थर्ड ऑप्शन है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय
व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सेकंड है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। थर्ड, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। तो इन चारों कथनों में से जो गलत कथन है वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सेकंड है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। थर्ड, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन में है कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। 73 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। सेकंड है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। थर्ड, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। तो जब बच्चे को एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ाई जाती है और उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तो ये जो रणनीति है वो शायद इस तरीके की हो सकती है कि इस रणनीति से बच्चे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने लगे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को डांटने की। सेकंड, बच्चे को नियंत्रण में रखने। थर्ड, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को प्रेरित करने। तो इन चारों ऑप्शंस में से बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयासरत रखने के लिए जो शिक्षक के लिए जरूरी है वो है ऑप्शन डी, बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। सेकंड है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। थर्ड, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। सीखना, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सेकंड है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। थर्ड, संवेगों से चिन्ह संबंध रखता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 78। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सेकंड है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। थर्ड, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। तो अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से जो शिक्षिका को करना चाहिए या फिर शिक्षक को करना चाहिए वो है आपका ऑप्शन 1, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार के लिए। सेकंड, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। थर्ड, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपनी रुचि से। तो जाहिर सी बात है बच्चे जब अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे तब वो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं क्योंकि वो उनकी खुद की इच्छा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80।
जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र फर्स्ट ऑप्शन है समान रहता है, सेकंड बेहतर होता है, थर्ड स्थिर रहता है एंड फोर्थ ऑप्शन है अवनत होता है। 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अभिप्रेरणा और अधिगम से रिलेटेड 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।